मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक गुद्रा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को, एक महत्वपूर्ण विकास को। ये ऐसा विकास है जिसने भारतीय इतिहास में भारत के अर्थव्यवस्था को, भारत के समाज को, भारत की राजनीति को नकारात्मक और सकारात्मक रूप दोनों से प्रभावित किया और यही आगे चल करके भारतीय राष्ट्रवाद के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसका सबसे बड़ा विरोधात्मक रूप भी बना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इस विषय को कल आपको होमवर्क ग्रुप में इसलिए दिया था क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब से इसका विकास हुआ तब से आज तक इसकी गति कभी ठहरी नहीं, इसका परिचालन कोई बंद नहीं किया गया। लेकिन इस कोरोना काल में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस माध्यम को, इस ट्रांसपोर्ट को पहली बार बंद कर दिया गया। और यह जो आज मैं सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो विषय है वो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, उनके डिफेंस के संचालन के लिए, उनके सिविल सर्विस या सिविल जो भी क्षेत्र हैं उनके तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, सस्ते और तीव्र परिचालन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे बृहद राष्ट्र के लिए, रूस जैसे बृहद राष्ट्र के लिए ये उनकी जीवन रेखा के रूप में है। और आप जानते हैं कि मुंबई की जो आर्थिक लाइन है, जो जीवन रेखा है, उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। जी मित्रों, आप सही गेस कर रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ भारतीय रेलवे की। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के विकास को लेकर के कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रेलवे का विकास जो किया गया उस विषय में हम बात करेंगे। लेकिन जो रेलवे का विकास है वो आधुनिक भारत के इतिहास के पर्सपेक्टिव में ही हम आज करेंगे। आधुनिक वर्तमान समय में रेलवे में क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर क्या कमेटी बनी, ये हम करंट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास सिर्फ इतनी होगी। कल हमने आपको होमवर्क में दिया था कि हम देखेंगे कि रेलवे का जो विकास अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया उसके मोटिव्स क्या थे और उसके इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़े। इससे पहले हमारे कुछ 14 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस को आप जो है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के कुल 6 सीरीज हैं। प्रस्तावना की एक क्लास है, उसके बाद महापाषाण काल की एक क्लास है, कल रेपो रेट की एक इंपॉर्टेंट क्लास हमने लिया। तो इन सारे क्लासों को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। आइए आज हम बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास पर। आइए मित्रों, हम बढ़ते हैं आज अपनी क्लास की तरफ। आज की जो क्लास है उसका जो हमारा विषय है वो है अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस मुद्दे को आज हम देखेंगे। ये आज हमारा टॉपिक है। आप काम किए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आप मेरे साथ मैच करते हुए चलिए। तो इस विषय में हम सबसे पहले इसका एक छोटा सा जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। रेलवे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, सामान्य परिचय यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो रेलवे का विकास है उसकी शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के काल से स्टार्ट की गई। लॉर्ड डलहौजी ने इस पूरी रूपरेखा, रेलवे के विकास की जो पूरी रूपरेखा है उसको अपने स्मरण पत्र यानी कि रेलवे मिंट में प्रकाशित किया था। और उसी रेलवे मिंट के आधार पर भारत में रेलवे के विकास की जो नींव है वो रखी गई। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ही सबसे पहले 1853 में, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये यूपीएससी में कई बार डेट पूछे गए हैं। दूसरा, पीसीएस या लोअर पीसीएस मेच्छाधिकारी और एसएससी जैसे एग्जामों में ये पूछा गया है कि रेलवे के विकास के समय भारत का जो है वह गवर्नर कौन था। तो आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी था। और सर्वप्रथम रेलवे लाइन जो थी वो 1853 में बिछाई गई थी। सर्वप्रथम जो रेलवे लाइन थी वो 1853 में आप देखेंगे मुंबई से थाड़े के बीच में बिछाई गई थी। मुंबई से थाड़े के बीच में जो आर्थिक गतिविधियां थी उनको संचालित करने को लेकर के सर्वप्रथम रेलवे लाइन का विकास वहीं किया गया। और हमने अभी बताया कि इसकी पूरी जो विस्तृत रूपरेखा है वो रेलवे मिंट में प्रकाशित की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसी के ठीक एक साल बाद यानी कि 1854 में दूसरी रेलवे लाइन, ये भी कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, 1854 में जो दूसरी रेलवे लाइन है वो कोलकाता में रानीगंज के कोयला सेक्टर में बिछाई गई।
कोयला सेक्टर का इस्तेमाल आपको पता है कि जितने भी उद्योग धंधे संचालित करने को लेकर के स्टार्ट किया गया था, और खासकर औद्योगिकरण को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के कोयले का एक विशेष महत्व था। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइन बिछाई गई और नेक्स्ट ईयर 1854 में बिछाई गई रानीगंज के कोयला क्षेत्र में। इस प्रकार ये जो कोयला क्षेत्र है, इससे आगे बढ़ाते हुए पूरे भारत में धीरे धीरे रेलवे मिंट में प्रकाशित बेस के आधार पर रेलवे का विकास पूरे भारत में कर दिया गया। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये जो रेलवे का विकास किया गया था, रेलवे का जो डेवलपमेंट था, वो इंडियन फंड से नहीं किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के फंड से नहीं किया गया था, बल्कि ये ब्रिटिश पूंजी से, ब्रिटिश फंड से, ब्रिटिश कैपिटल से किया गया था। और सरकार के द्वारा उन कंपनियों को जिन्होंने रेलवे में इन्वेस्ट किया था, उनको इस बात की गारंटी दी गई थी कि जो भी डिविडेंड प्राप्त होगा रेलवे को, उस रेलवे से प्राप्त होने वाले डिविडेंड का 5% डिविडेंड किसको दिया जाएगा? उन कंपनियों को दिया जाएगा। तो आगे हम चल के देखेंगे कि इस डिविडेंड की धारणा ने कैसे भारत को इकोनॉमिक रूप से पीछे छोड़ दिया। तो हमने देखा कि जो रेलवे लाइन है, उसका जो डेवलपमेंट था वो भारत सरकार के कोष यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड से नहीं की गई थी, अपितु तो निजी प्रयत्नों के अधीन बनाई गई थी, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल इफर्ट्स के आधार पर किया गया था। और इसी आधार पर जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उनको भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। और कितने परसेंट लाभांश की गारंटी दी गई थी, कितने परसेंट लाभांश की गारंटी देकर के उनको भारत में बुलाया गया था? तो हमने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ब्रिटिश कंपनियों को, ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को इस बात की गारंटी दिया कि हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप रेलवे क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हम आपको 5% डिविडेंड्स यानी कि 5% लाभांश प्राप्त करें, लाभांश प्रदान करेंगे। तो इस लाभांश प्रदान करने की धारणा ने उन इन्वेस्टर्स को भारत में आकर के रेलवे के विकास में ब्रिटिश पूंजी को लगाने को प्रमोट किया। चलिए, तो हमने संक्षिप्त परिचय में देखा कि रेलवे का विकास कब कब भारत में किया गया, किसके काल में किया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये है कि क्या रेलवे के विकास का उद्देश्य भारत का विकास करना था? तो उद्देश्य का जो प्रश्न है उसको लेकर के यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुकी है, और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कुल 4 मोटिव्स हमने डिफाइन किया है। उस 4 मोटिव्स के आधार पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रेलवे के विकास के पीछे क्या मोटिव्स का ब्रिटिश का। लेकिन अगर आपसे मैं एक लाइन में कहूँ, सारांश में कहूँ, और इसका जवाब आपसे मांगा जाए कि रेलवे के विकास का मूल उद्देश्य क्या था, तो आप देखेंगे कि रेलवे का जो भारत में विकास किया गया वो ब्रिटिश के द्वारा भारतीय हितों को पूरा करने के लिए नहीं, उनका कोई मोटिव नहीं था कि इंडियन इंटरेस्ट को पूरा किया जाए, बल्कि भारत में रेलवे का विकास उन्होंने स्वयं के हितों को पूरा करने के लिए, यानी कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश इंटरेस्ट को पूरा करने को लेकर के रेलवे के विकास को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो इस प्रकार कुल जो 4 मोटिव्स हैं उनके, हम उनको एक एक करके देखते हैं। जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव था वो था व्यवसायिक हितों की पूर्ति करना, यानी कि टू फुलफिल बिजनेस इंटरेस्ट। हमने देखा कि जो पहला उद्देश्य था रेलवे के विकास का वह था व्यवसायिक हितों की पूर्ति, यानी कि टू फुलफिल बिजनेस इंटरेस्ट। इसके तहत जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो अपने औद्योगिकरण के बढ़ते मांग को पूरा करना चाहती थी, यानी कि टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको लेकर के रेलवे के विकास को प्रोत्साहित किया गया। हम देखते हैं कि जिस दौर में भारत में रेलवे का विकास हो रहा है, अगर उस दौर में हम विश्व परिदृश्य में देखें तो यूरोप में ये दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। उस औद्योगिकरण के चलते यूरोप में फैक्ट्रियों का विकास हो रहा है, फैक्ट्रियों का प्रसार हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते बढ़ते फैक्ट्रियों के कारण जो रॉ मटेरियल हैं, जो कच्चे संसाधन हैं, उनकी डिमांड यूरोप में बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ कच्चे संसाधन उतने ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वहीं भारत की बात अगर देखी जाए तो भारत में कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन समस्या ये है कि वो कच्चे माल जिस स्रोत में हैं उस सोर्स क्षेत्र से उनको पोर्ट तक पहुँचाने के लिए सस्ते और तीव्र यानी कि चीप एंड फास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी उपलब्धता नहीं है, उसका जो उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है, वो मार्ग अनुपस्थित है। लेकिन इसके बाद 2 प्रॉफिट यहाँ इंडिया में है। पहला ये कि लेबर यहाँ सस्ता है, लैंड यहाँ सस्ती है,
इन सारे प्रॉस्पेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने को लेकर के और भारत के कच्चे संसाधनों का, रॉ मटेरियल का जो मोड है वो ब्रिटेन की तरफ मोड़ने को लेकर के और रॉ मटेरियल को सस्ते और तीव्र तरीके से पोर्ट तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को लेकर के EIC पे दबाव डालती है कि वह रेलवे के विकास को लेकर के अपने जो पक्ष है उसको रखे और रेलवे के विकास में अपने हाथ को आगे बढ़ाए। और इसी का परिणाम रहा कि आगे चल करके रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में स्टार्ट किया गया। तो ये पहला और जो मुख्य मोटिव था वो यही था कि व्यवसायिक हितों की पूर्ति करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण मोटिव था वो था मिलिट्री मूवमेंट को लेकर के, और मिलिट्री मूवमेंट को लेकर के जो उद्देश्य था उसके तहत ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती थी, यानी कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मेंटेन करना चाहती थी, उसको स्ट्रेंथिंग करना चाहती थी। इसको लेकर के उन्होंने अपना मोटिव क्लियर किया और इसको लेकर के भी रेलवे के विकास को उन्होंने प्राथमिकता में रखा। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वह अपने मिलिट्री मूवमेंट्स को बढ़ाए और मिलिट्री मूवमेंट्स को बढ़ा करके क्षेत्रीय आतंकवाद को दूर करे, और क्षेत्रीय आतंकवाद को दूर करते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको मजबूती प्रदान करे। और ये सारी रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने इस बात को अपने रेलवे मिंट में प्रकाशित भी किया कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को अगर अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, डिफेंस को मजबूत करना है, क्षेत्रीय आतंकवाद को दूर करना है, दूर दराज के क्षेत्रों जहां तक आपकी पहुंच सुनिश्चित नहीं है वहां तीव्र और सस्ते, चीप एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से अपने क्षेत्र को विस्तारित करना है, तो इसको लेकर के आपको एक चीप एंड सस्ता ट्रांसपोर्टेशन विकसित करना पड़ेगा और वह ट्रांसपोर्टेशन रेलवे ही था उस दौर में। तो इसको लेकर के भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रेलवे के विकास में अपनी भूमिका को दिखाया। और फिर इतना ही नहीं, लॉर्ड डलहौजी का यह भी मानना था और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी माना कि अगर रेलवे का विकास किया जाता है तो रेलवे के विकास के द्वारा अपने मिलिट्री मूवमेंट्स की गति को तीव्र किया जा सकेगा और बहुत कम समय में और सस्ते आधारों पर मिलिट्री मूवमेंट्स को देश के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्रीय आतंकवाद वाले स्थिति में आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे मिलिट्री पे जो एक्सटर्नल बर्डन आता है, मिलिट्री पे जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, उसको भी कंट्रोल करने में फायदा होगा और इस बचे हुए जो धन है उसका इस्तेमाल हम कहीं और क्षेत्र में इन्वेस्ट करने को लेकर के करेंगे। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण मोटिव था वो था कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, क्षेत्रीय आतंकवाद को दूर करना, रीजनल टेररिज्म को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इन सारे पहलुओं पे था मिलिट्री मूवमेंट्स को बढ़ाना। और इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब के लिए चीप एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के विकास को ध्यान में रखते हुए रेलवे के विकास को प्रमोट किया गया। तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण रीजन था वो था कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के तहत जो ब्रिटिश पूंजीपति हैं, जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हैं, वो भारतीय व्यापार पर अपनी मोनोपोली चाहते थे, यानी कि भारतीय व्यापार को मोबिलाइज करना चाहते थे। टू मोबिलाइज द इंडियन ट्रेड, यह भी एक रीजन था रेलवे के विकास को लेकर के। हम सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन भारत में आने के बाद उनके पास सोने की चिड़िया के रूप में भारत हाथ लगा और उन्होंने इस सोने की चिड़िया को अपने हिसाब से बहुत अधिक मात्रा में लूटा और इस लूट से उनके पास बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल जो है गेन हुआ, बहुत अधिक मात्रा में पूंजी जो है उनके पास संचित हुई। अब जरूरत थी इस पूंजी को ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करना जहां से उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। और इस दौर में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इन पूंजीपतियों को, इन कैपिटलिस्ट को, इन इन्वेस्टर्स को ये विश्वास दिलाया कि अगर आप रेलवे में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी पूंजी को हम गारंटी लेते हैं और आपको डिविडेंड में 5% की पार्टनरशिप देते हैं। तो इस प्रकार उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो गया। तो एक रीजन तो ये था कि जिससे जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हैं, ब्रिटिश पूंजीवादी हैं, उन्होंने भारत में अपने इन्वेस्ट को रेलवे की तरफ मूव किया। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश पूंजीवादी हैं, जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हैं, उनकी बढ़ती डिमांड, उनकी बढ़ती आकांक्षा, उनके बढ़ते पूंजी को देख करके और उनसे मार्गदर्शन को प्राप्त करके जो उस समय इंडिया में रहने वाले पूंजीवादी है, इंडियन कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने भी
भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को जमाने को लेकर के रेलवे में अपने विकास के लिए इन्वेस्टमेंट को अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे वो अपना इन्वेस्टमेंट रेलवे में करना चाहते थे, क्योंकि वह रेलवे के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर, भारतीय आर्थिक गतिविधियों पर, इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, भारतीय व्यापार यानी कि इंडियन ट्रेड पर, भारतीय कच्चे मालों यानी कि इंडियन रॉ मटेरियल पर अपना पूरा एकाधिकार यानी पूरी मोनोपोली चाहते थे, ताकि वह किसी भी क्षेत्र में अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकें और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकें। चौथा और अंतिम जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु, फुलफिलमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लॉर्ड डलहौजी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर किसी राष्ट्र का विकास करना है और किसी राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो इफ़िशेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर बढ़ाना है, तो हमें एक ऐसे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो चीप एंड फास्ट हो। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और भारत में अपनी सत्ता, अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए, ब्रिटिश अधिकार को और सुदृढ़ बनाने को लेकर के, अपने राजनीतिक एकीकरण को बढ़ाने को लेकर के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड डलहौजी ने एक ट्रंक लाइन का प्लान किया और इसी ट्रंक लाइन के प्लान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1853 में सबसे पहले जो रेलवे लाइन है उसका विकास किया, मुंबई से थाड़े की तरफ। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल 4 प्रकार के मोटिव्स थे। पहला मोटिव क्या था? व्यवसायिक हितों की पूर्ति करना, व्यवसायिक हितों की पूर्ति करना। दूसरा मोटिव्स क्या था? मिलिट्री मोटिव्स। तीसरा क्या था? कैपिटल इन्वेस्ट इंटरेस्ट था। और चौथा जो अंतिम मोटिव था वो था पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अपने हितों के लिए उपयोग करना। इन सारे उद्देश्यों के हिसाब से ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रेलवे के विकास को प्रमोट किया और पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच में और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कोलकाता के रानीगंज कोयला क्षेत्रों में विस्तारित किया गया और फिर रेलवे मिंट के आधार पर धीरे धीरे इस रेलवे लाइन को बढ़ाते हुए पूरे भारत में विस्तारित कर दिया गया। चलिए, तो हमने कल आपसे रेलवे के विकास को लेकर के 2 क्वेश्चन पूछा था। जो पहला क्वेश्चन था वो हमने पूछा था कि ब्रिटेन के द्वारा रेलवे के डेवलपमेंट का मोटिव क्या था, और दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडिया, मतलब रेलवे के निर्माण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जो पहला पक्ष था, पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब हमने आपको दे दिया। दूसरा जो सवाल है, ये सवाल यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, प्री में ऑप्शन के रूप में पूछा गया है, पीसीएस मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है, आईएएस में भी मेंस में और हिस्ट्री में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन को पूछी जाती है वो क्रिटिकली एनालिसिस के रूप में पूछी जाती है, और हम सब बहुत लोग ऐसा जानते हैं कि केवल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो अभी हम देखेंगे कि रेलवे का, यद्यपि रेलवे का जो विकास है वो ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा अपने ब्रिटिश इंटरेस्ट को पूरा करने को लेकर के किया गया था, इंडियन इंटरेस्ट को लेकर के नहीं किया गया था। उनका कोई मोटिव नहीं था कि इससे इंडिया को कोई फायदा हो या इंडिया का विकास हो या इंडिया के लोगों को जोड़ना चाह रहे हों या इंडिया के ट्रेड को वर्ल्ड स्तर पर ले जाना चाह रहे हों। ऐसा कोई भी मोटिव डायरेक्टली उनका नहीं था। उनका डायरेक्ट मोटिव बस वही था जो हमने 4 आपको बताया: व्यवसायिक हितों की पूर्ति करना, मिलिट्री मोटिव्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर के उन्होंने रेलवे का विकास किया था। कुल मिला के रेलवे का विकास ब्रिटिश हितों को पूरा करने को लेकर किया गया था। तो इस प्रकार जो हमें प्राथमिक रूप से दिखता है कि इस रेलवे के विकास ने कि जो सबसे अधिक प्रभाव डाला भारत पे, वो भारत पे नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव में एक सबसे अधिक रहा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्टली तो इसने भारत में नेगेटिव इम्पैक्ट को डाला, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसने कहीं ना कहीं भारत में कुछ सकारात्मक पहलुओं को, कुछ सकारात्मक पॉइंट्स को भी सामने लाया और पॉजिटिव रूप से भी भारत को इम्पैक्ट किया। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि रेलवे पर भारत का प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज ऑन इंडिया, तो आप बोलेंगे कि दोनों प्रकार के इम्पैक्ट होंगे, पहला नेगेटिव इम्पैक्ट, दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट। दोनों हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव इम्पैक्ट को बात करते हैं। यहाँ हम नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में केवल 2 जो मेन नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको हमने लिया है। पहला आर्थिक पिछड़ापन यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, दूसरा ग्रामीण आर्थिक अधोपतन यानी कि रूरल इकोनॉमिक डाउनग्रेड।
इसके अलावा भी 3 ऐसे इम्पैक्ट और हैं नेगेटिव जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनको होमवर्क के रूप में आपको करना है। ये 2 जो ऐसे मोटिव्स हैं, 2 जो ऐसे इम्पैक्ट हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन्होंने ही सबसे अधिक नकारात्मक रूप से इंडिया को प्रभावित किया। नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे अधिक इन्हीं दोनों पॉइंटों का था। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन कैसे भारत में आया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैसे भारत में पैदा हुआ। तो हम जानते हैं, अभी हमने आपसे शुरू में बोला था कि जो रेलवे का विकास है, जो रेलवे का निर्माण है, जो रेलवे का डेवलपमेंट है, वो इंडियन फंड से नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटी से नहीं किया गया, अपितु निजी प्रबंधन यानी कि प्राइवेट के द्वारा किया गया, निजी कंपनियों के द्वारा किया गया, ब्रिटिश पूंजी के द्वारा किया गया और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे में इन्वेस्ट करने वाली जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उनको ये गारंटी दी गई कि जो भी डिविडेंड, जो भी लाभांश प्राप्त होगा उस लाभांश का 5% उनको दिया जाएगा। तो ये जो 5% लाभांश देने की बात थी, इस 5% की लाभांश की बात ने भारत में धन निर्गमन के माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ को हम आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना सा जानिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि किसी देश की जो रुपए पैसे हैं वो दूसरे देश में जाना और उसका फायदा जो मूल देश है उसको नहीं मिलना। जैसे भारत से जो रुपया है, भारत से जो पैसा है, भारत से जो मटेरियल्स हैं, भारत से जो संसाधन है, इनसे जो पूंजी डेवलप हुई वो पूरी की पूरी पूंजी कहाँ गई? ब्रिटेन में। पूरी की पूरी पूंजी का कहाँ निवेश हुआ? ब्रिटेन की तरफ। पूरी की पूरी पूंजी ब्रिटेन की तरफ मूव की, लेकिन उसका फायदा भारत को नहीं मिला। तो इस प्रकार की पूंजी को क्या बोला जाता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो जो लाभांश देने की उन्होंने बात की, लाभांश कहां से देंगे? लाभांश तो भारत से देना है। भारत से जो संसाधन डेवलप होंगे, भारत में जो पैसा है, भारत में जो इकोनॉमिक रूप से ट्रेड होगा, उस ट्रेड से जो भारत को प्रॉफिट होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, EIC को, उस प्रॉफिट को इंडिया को ना दे करके उस प्रॉफिट का 5% लाभांश किसको दिया जाना है? ब्रिटिश कंपनियों को दिया जाना है। तो इस लाभांश ने कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ के मीडियम को और ज़्यादा स्ट्रांग किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ ने भारत को गरीबी और बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया, क्योंकि भारत का पैसा भारत में ना रह के कहाँ जाने लगा? ब्रिटेन की तरफ मूव करने लगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीजन हुआ इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेलवे का विकास किया गया ब्रिटिश पूंजी से किया गया, तो ब्रिटिश भारतीय गवर्नमेंट ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट या ब्रिटेन की जो निजी कंपनियां हैं उनसे पैसा लोन लिया, लोन लेकर के रेलवे का विकास किया और उस लोन लिए गए पैसे को कर्ज के रूप में उनको मिला, क्योंकि और आप जानते हैं कर्ज पे आपको ब्याज चुकाना है, ब्याज भी चुकाना पड़ा। तो लाभांश की गारंटी के बाद इन्हें और जो कर्ज लिया गया था, कर्ज का पैसा चुकाने और कर्ज पे जो ब्याज था उस ब्याज को चुकाने को लेकर के ब्रिटेन ने दबाव डाला और इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सारे खर्चों की पूर्ति करने को लेकर के भारत के राजस्व यानी कि इंडियन रेवेन्यू रेट को बढ़ा दिया। और इन दोनों प्रक्रियाओं ने मिलकर यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ ने और दूसरा रेवेन्यू के दर के बढ़ने ने, दोनों प्रक्रियाओं ने मिलकर भारत को आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की तरफ कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट करने में अपनी भूमिका निभाई। तो हमने देखा कि जो आर्थिक पिछड़ापन कैसे आया। आर्थिक पिछड़ापन के लिए हमने एक्सप्लेन किया कि रेलवे का विकास निजी कंपनियों की पूंजी से हुआ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा एक तरफ निजी कंपनियों को 5% लाभांश देने की बात की गई, वह लाभांश भारतीय पैसे से दिया जाना था। इस प्रकार लाभांश की गारंटी ने जहां धन निर्गमन माध्यम यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ मीडियम को प्रमोट किया और भारत का पैसा ब्रिटेन की तरफ मूव किया, इससे भारत में गरीबी बेरोजगारी फैली। वहीं दूसरी तरफ लाभांश की गारंटी और जो कर्ज लिया गया था, कर्ज का पैसा चुकाने और कर्ज पर ब्याज का पैसा चुकाने, इन सारे पैसों को चुकाने को लेकर के जो ब्रिटिश भारतीय गवर्नमेंट है इसने भारत के रेवेन्यू सिस्टम को यानी कि इंडियन रेवेन्यू रेट को बढ़ाया और इससे भी भारत गरीबी और बेरोजगारी की तरफ मूव हुआ। भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और इस आर्थिक कमजोरी ने धीरे धीरे भारत को इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमने आपसे बात किया वो क्या था? ग्रामीण आर्थिक अधोपतन यानी कि रूरल इकोनॉमिक डाउनग्रेड।
इसका मतलब यह है कि अभी तक 1853 के पहले आप देख रहे हैं कि जो अर्बन इकोनॉमी है वो केवल हमारी डाउनग्रेड हुई है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इकोनॉमी बची हुई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ब्रिटिश वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि चीप एंड फास्ट जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका अभाव है। लेकिन रेलवे के विकास ने क्या किया, रेलवे के विकास ने अब गांव के अंतिम छोर को भी ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। अब जो ग्रामीण उद्योग थे, जो हस्तशिल्प उद्योग पे यानी कि हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बुने हुए कपड़ों के आधार पर अपनी आजीविका चलाते थे और उस आजीविका से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते थे, अब 1853 में रेलवे के विकास ने ब्रिटेन के मशीनों से बने महीन सूती कपड़ों की उपलब्धता भी वहां तक सुनिश्चित कर दी और महीन सूती कपड़े वहां पहुंचे। चूंकि वो कपड़े हाथ से बने हुए कपड़ों से सस्ते थे, इसलिए उन कपड़ों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग से निर्मित कपड़ों का एक तरफ जहां मार्केट से उनको बाहर कर दिया और हस्तशिल्पी बेकार हो गए, वहीं दूसरी तरफ रेलवे के विकास ने सूती वस्त्रों के निर्माण को लेकर के जो कच्चा माल है रेशम, उसको ब्रिटेन की तरफ मूवमेंट कर दिया। अब वो कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन की तरफ मूव कर गया। तो इन दोनों गतिविधियों ने मिलकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी, हैंडी क्राफ्ट उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, उसका विनाश कर दिया, उसका पतन कर दिया, उसका डिग्रेशन कर दिया। और इस तरह धीरे धीरे जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता थी, ग्रामीण आत्मनिर्भर इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी क्या हो गई, डाउनग्रेड हो गई। और इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे पतन हो गया, डिग्रेशन हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेलवे के विकास ने किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के हस्तशिल्प उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र के हस्तशिल्पियों और स्वदेशी उद्योगों का, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का पतन कर दिया। तो हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार रेलवे के विकास ने भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, किस प्रकार उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो हमने वहाँ कुल 2 मेजर इम्पैक्ट हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ रेलवे के विकास से डायरेक्टली, उसको हमने मेंशन किया। जिसमें पहला था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि आर्थिक पिछड़ापन कैसे भारत में आया, और दूसरा था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधोपतन, यानी कि रूरल इकोनॉमिक डाउनग्रेड, इसकी हमने बात की थी। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार रेलवे के विकास से सकारात्मक प्रभाव भारत में हुए। हालांकि ये सकारात्मक प्रभाव डायरेक्ट रूप से नहीं हुए, इनडायरेक्टली भारत में आए, लेकिन इनका भी अपना एक महत्व है। तो हम यहाँ कुल 3 प्रकार के सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला है आर्थिक एकीकरण, यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। दूसरा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा, यानी कि प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म। और तीसरा है वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक माइंडसेट। तो 3 प्रकार के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रेलवे ने भारत में डाला, जिसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस पे आपको क्रिटिकल एनालिसिस के रूप में क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। अभी तक आप देखिए कि भारत के जो बाजार हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। अलग अलग बिखरे होने के कारण उनकी अपनी अलग अलग इकोनॉमी है, किसी का एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है। जुड़ाव ना होने से उनके पास बड़ा मार्केट नहीं है, उनके वस्तुओं को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, बार्गेनिंग पावर उनकी कमज़ोर है। लेकिन अब क्या हुआ, रेलवे के विकास ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्र के सारे बाजारों का एक दूसरे से आंतरिक स्तर पर एकीकरण कर दिया, आंतरिक स्तर पर उनका इंटीग्रेशन कर दिया। साथ ही जो रेलवे के विकास ने क्या किया कि अब जो स्थानीय लोकल मार्केट में अपनी व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोकल व्यापारियों को, लोकल ट्रेड को उन्होंने क्या किया, रेलवे के विकास ने क्या किया कि शहरी मार्केट यानी कि अर्बन मार्केट, अर्बन इंडस्ट्री से जोड़ दिया। तो इस प्रकार रेलवे के विकास ने आंतरिक जो ट्रेड है, आंतरिक इकोनॉमी है, यानी कि जो इंटरनल इकोनॉमी है, उसको बाह्य इकोनॉमी यानी कि एक्सटर्नल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी से जोड़ दिया। और इस प्रकार के जुड़ाव ने भारतीय इकोनॉमी को इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर दिया। और इस इंटीग्रेशन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में फायदा हमारे उद्योग धंधों को भी हुआ। आप इस तरह को दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि अभी तक क्या है कि रेलवे का विकास नहीं हुआ है, तो एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र के लोगों से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि भारत आप जानते हैं वैसे विशाल राष्ट्र है और कोई चीप एंड सस्ते ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है। इस चलते एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन रेलवे के विकास ने क्या किया,
भारत के एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र के लोगों से, एक क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का जो दूसरे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से जुड़ाव कर दिया। इस जुड़ाव से क्या हुआ कि भारत के जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, उनके मन में अंग्रेजी शोषण के खिलाफ एक साझी चेतना का विकास हुआ, यानी कि जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन है उसके खिलाफ एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस का विकास हुआ। इस शेयर्ड कॉन्शियसनेस ने राष्ट्रवाद की भावना यानी कि नेशनलिज्म के जो माइंड सेटअप है उसको प्रमोट किया, और बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं ताकत प्रदान किया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि रेलवे के विकास ने लोगों के जुड़ाव को संभव बनाया, लोगों के जुड़ाव ने सामाजिक एकीकरण को, सोशल इंटीग्रिटी को आगे बढ़ाया। सोशल इंटीग्रिटी ने समाज में, समाज के सभी लोगों के मन में साझी चेतना का, शेयर कॉन्शियसनेस का विकास किया अंग्रेजी शोषण के खिलाफ, ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। और इस साझी चेतना ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बल प्रदान किया, यानी कि नेशनलिज्म को प्रमोट किया, और नेशनलिज्म ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी बल प्रदान किया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, आप देखेंगे कि रेलवे के विकास ने क्या किया कि भारतीयों को डायनामिक बना दिया, मोबिलाइज कर दिया। अब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के पास जा रहे हैं, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से मिल पा रहे हैं, वहाँ की समस्याएं, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के मूलभूत विकास, वहाँ के मूलभूत चेतना से परिचित हो रहे हैं। इस प्रकार रेलवे के विकास ने इंडियन पर्सन को, भारतीय लोगों को गतिशील बनाया, डायनेमिक बनाया। और इस डायनेमिक केस ने क्या किया कि उनका दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाया। इस संपर्क ने रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिवनेस और अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ को कम करने में मदद किया, और इस रूढ़िवादी और ब्लाइंड फेथ को कम करते हुए वैज्ञानिक सोच यानी कि साइंटिफिक माइंडसेट को भी विकसित करने का काम किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल 3 प्रकार के पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं रेलवे के विकास से, केवल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा। पहला क्या रहा, आर्थिक एकीकरण हुआ, वो कैसे हुआ हमने देखा। दूसरा क्या रहा, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और तीसरा वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक माइंडसेट का भी विकास हुआ। चलिए, तो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया, और वो डिस्कस किया कि भारत में रेलवे का विकास और उसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो हमने जो क्लास में डिस्कस किया उसको स्टेप बाय स्टेप हमने कई चीज़ें सीखी। पहले हमने देखा सामान्य परिचय, उसमें हमने ये देखा कि जो रेलवे का विकास है सर्वप्रथम भारत में वो लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया, और लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 1853 में 1853 में सर्वप्रथम रेलवे लाइन वो कहाँ बिछाई गई, मुंबई से थाड़े। उसी के नेक्स्ट ईयर 1854 यानी कि 1854 में दूसरी रेलवे लाइन कोलकाता के रानीगंज में बिछाई गई। और हमने देखा था कि जो रेलवे का विकास हो रहा है, जो इसका विकास का जो आधार है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा घोषित किए गए जो स्मरण पत्र हैं, यानी कि जो रेलवे मिंट है, रेलवे मिंट के आधार पर ही भारत में रेलवे का विकास किया गया। फिर आगे हमने देखा था कि रेलवे का विकास का मोटिव्स क्या है, और तो हमने आपसे बोला था कि अगर आपको एक लाइन में बोलना हो तो आप कहेंगे कि जो रेलवे के विकास का मोटिव्स था उसका कहीं से कोई मोटिव ऐसा नहीं था जो भारतीय हितों को पूरा करे, यानी कि इंडियन इंटरेस्ट को पूरा करने का उनका कोई मोटिव नहीं था। उनका मोटिव स्वयं के हितों को यानी कि ब्रिटेन के हितों को यानी कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को पूरा करने को लेकर के था। आगे एक्सप्लेनेशन के रूप में हमने आपको 4 मोटिव्स बताए थे, जिसमें पहला था व्यवसायिक हितों को पूरा करना यानी कि टू फुलफिल बिजनेस इंटरेस्ट। और इसमें हमने देखा था कि जो व्यवसायिक हित हैं इसके तहत ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ते डिमांड को पूरा करने के लिए बात की गई थी। और हमने देखा था कि जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी के फर्स्ट में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कंपनियों का निर्माण हो रहा है, उसके चलते वहाँ डिमांड बढ़ रही है। वहीं भारत में डिमांड जो है कम है, कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, लेकिन समस्या है कि कच्चे माल को कैसे पोर्ट तक पहुँचाया जाए। तो इसको लेकर के एक चीप और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। दूसरे यहाँ श्रम सस्ता है, लैंड सस्ता है, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट EIC पे दबाव डालती है कि आप जो है रेलवे का विकास करिए। तो जो पहला उनका मोटिव था वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मांग को पूरा करने को लेकर के था। दूसरा हमने मोटिव देखा था कि उनका मिलिट्री मोटिव्स को था, और मिलिट्री मोटिव्स के तहत वो अपने मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ाना चाहते थे, और मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ा करके वो जो क्षेत्रीय आतंकवाद हैं, रीजनल टेररिज्म है, और जो कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना चाहते थे। और यह भी चाहते थे कि ऐसा चीप एंड फास्ट कोई ट्रांसपोर्टेशन विकसित किया जाए जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में जो अपना मिलिट्री मूवमेंट्स है उसको बहुत तेजी से, बहुत सस्ते दरों पर वहाँ उपलब्ध कराई जा सके, जिससे मिलिट्री पे खर्च भी कम आए। तो इस उद्देश्य को लेकर के भी उन्होंने रेलवे का विकास किया।
तीसरी हमने बात किया था जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को लेकर थे, और हमने कहा था कि जो भी व्यापारी भारत आए, जो भी ब्रिटिश पूंजीवादी भारत आए, वो भारत से होने वाले लाभों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। इसलिए उनका पूरा का पूरा ध्यान ये था कि भारत से होने वाले जो भी ट्रेड हैं उनको उनकी ही मोनोपोली हो, बाकी किसी की मोनोपोली ना हो, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में अपने मन मुताबिक इन्वेस्ट कर सकें और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। तो अपने इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन ट्रेड पे, इंडियन मार्केट पे अपने मोबिलाइजेशन को लेकर के भी उन्होंने क्या किया, अपने रेलवे में अपने विकास के, रेलवे में अपने इन्वेस्टमेंट के हित को प्रोत्साहित किया। चौथी बात क्या थी कि हमने देखा था कि राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाने के लिए और उसको बढ़ा करके भारत में अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पावर है, जो ताकत है, उसके तहत भारत को पूरा कंपाइल करने को लेकर के भी उन्होंने अपने रेलवे के उद्देश्य को अपना मोटिव बनाया। तो हमने इस प्रकार कुछ 4 मोटिव देखे थे। फिर हमने अगले स्टेप में डिस्कस किया था कि भारत में रेलवे का जो विकास है उसके भारत में क्या इम्पैक्ट पड़े। तो हमने देखा था कि डायरेक्ट रूप से तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे। तो नकारात्मक में हमने 2 प्रकार के इम्पैक्ट की बात की थी। पहला हमने बात किया था आर्थिक पिछड़ापन यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और दूसरा बात किया था ग्रामीण आर्थिक अधोपतन यानी कि रूरल इकोनॉमिक डाउनग्रेड। तो हमने देखा था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैसे हुआ था। तो हमने देखा था कि जो रेलवे का विकास है ब्रिटिश पूंजी से किया गया था, उस पर लाभांश देने की बात की गई थी। लाभांश यानी कि डिविडेंड ने क्या किया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया। दूसरे जो रेलवे के विकास के लिए कर्ज लिया गया था उस पर जो ब्याज चुकाना था, इनको लेकर के रेवेन्यू रेट को बढ़ाया गया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, भारत को आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की तरफ धकेल दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे पतनशील हुई, हमने देखा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था रेलवे के विकास से ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथों तक पहुंच गई, और अब ब्रिटिश मशीनरी पे बने सूती वस्त्रों, सस्ते वस्त्रों से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हस्तशिल्प उद्योगों को प्रतिस्थापित कर दिया, और इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो वो खत्म हो गई, विनाशशील हो गई। लेकिन हमने इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी देखे थे। इसमें पहला हमने देखा था आर्थिक एकीकरण हुआ। तो कैसे हुआ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आंतरिक बाजारों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ, लोकल का जो है अर्बन से जुड़ा हुआ, इन सब ने मिलकर के इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया। दूसरा हमने देखा था कि नेशनलिज्म को भी प्रमोशन मिला था। तो कैसे मिला था, रेलवे के विकास ने भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया, इससे सामाजिक एकीकरण हुआ, सोशल इंटीग्रेशन हुआ। इस सोशल इंटीग्रेशन ने क्या किया कि अंग्रेजों के जो शोषण की नीति है उसके खिलाफ पूरे भारत में, पूरे भारतीयों के मन में एक साझी चेतना यानी कि शेयर्ड कॉन्शियसनेस का विकास किया, और इसने राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को प्रमोट किया, और इस नेशनलिज्म ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रमोट किया। अंतिम बात जो हमने देखी तो वो देखा था कि जो साइंटिफिक माइंडसेट था उसका विकास हुआ। तो उसका विकास कैसे हुआ था कि जब रेलवे का विकास हुआ तो एक क्षेत्र के लोग उन्हें दूसरे क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों से मिले, वहाँ की समस्याओं को जाने, वहाँ के धर्म और प्रभाव को जाने। इससे क्या हुआ कि उनका सामाजिक एकीकरण हुआ। इस सामाजिक एकीकरण ने रूढ़िवादिता यानी कि कंजर्वेटिवनेस और ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास को दूर किया, और इस सब ने मिलकर के भारत के जो जनमानस है उसका माइंड सेटअप, साइंटिफिक माइंड सेटअप की तरफ टर्नओवर कर दिया। ये हमने देखा था। तो इस प्रकार हमने कुल जो है रेलवे के विकास को पढ़ा। इसके पहले हमारी पूरी क्लासेस हो चुकी हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो आज के क्लास को लेकर के, पिछली क्लासों को पढ़ने को लेकर के, आज के पीडीएफ मटेरियल को लेकर के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का माध्यम हम डिस्प्ले करेंगे। किसी भी समस्या को लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, करते रहिए। कल हम मिलेंगे मनी बैंकिंग, जो हम अभी सीरीज चला रहे हैं उसके, कल हमने रेपो रेट वाला पोर्शन पढ़ा था। अब मनी बैंकिंग का सेकंड स्टेप हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम आईडी भूमि IAS पे। भूमि में B कैपिटल रहेगा, H स्मॉल में रहेगा, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं BHOOMI भूमि IAS टेलीग्राम पे हम आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेकर के या कोई क्वेश्चन आप हमको सेंड कर सकते हैं, या आंसर राइटिंग करके आप हमें दे सकते हैं, जिसको हम चेक कर सकते हैं। उसको आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7827188599 पे। और आप हमारे पुराने लेक्चर को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने को लेकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहिए। पढ़ना ही सबसे अच्छा विकल्प है। रीडिंग और राइटिंग, ये 2 ही पिलर हैं यूपीएससी के जो आपको सेलेक्ट कराएंगे। इन पे पूरा फोकस रखिए। ये समय लॉकडाउन का आपके लिए गोल्डन चांस है, इसका उपयोग करिए। कहीं से इसको निगेटिव मत लीजिए। जैसे परिस्थितियाँ जो है नॉर्मल होंगी, सब एक साथ प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए, ताकि जब प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो तो आप पूरी एनर्जी के साथ लग सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।